गाइस नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, चट्टान या सेल या रॉक्स आप इसको बोल सकते हो। ये जो है वो चट्टानों से संबंधित जो है वीडियो आपका है और चट्टानें जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। हालांकि चट्टान के ऊपर जो क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो डायरेक्टली ना आकर जो है टिप्पणी के अंदर जो है वो आ सकते हैं, लेकिन कभी कभार जो है बड़े क्वेश्चन या निबंधात्मक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं चट्टान क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और किस प्रकार से ये इनका निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अपन देखेंगे। ये वीडियो है वो लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अपन जो है जितने भी चट्टानों के प्रकार हैं सबको एक साथ ही देखेंगे। तो बिना स्किप किए बगैर इस वीडियो को देखते रहिए और इससे सरल चट्टानों से संबंधित जो टॉपिक है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो वीडियो इतने मतलब सरल हैं कि यहाँ ऐसा जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए बिना स्किप किए बगैर, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, चट्टान या सेल आप इसको बोल सकते हो। तो सेल क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल क्या होती है। तो सेल की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है ना, पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है जिससे भूपटल बनता है यानी कि क्रस्ट बनती है, ठीक है। क्रस्ट जो होती है उसको जो है वो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है और इसमें जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट में विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं उनका जो है संगठित रूप होता है, ठीक है। तो उसे अपन क्रस्ट कहेंगे। साधारण भाषा में अगर अपन बात करें तो शेल शब्द जो है वो किसी भी कठोर वस्तु के लिए जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी सेल जो शब्द है वो किसी भी जो कोई भी चीज़ जो कठोर हो उसके लिए आप सेल शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अपन बात करें भूगोल में, तो भूगोल में जो ये शब्द जो है वो भूवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी जितने भी भूवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो शेल शब्द है वह किसके लिए आता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा ये मोस्ट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जब आप अपने ये नोट्स आप कॉपी में उतारें, ठीक है। और अगर याद रखना चाहो तो ये इस परिभाषा को याद रखना, ये चट्टान की परिभाषा है या सेलों की परिभाषा है। वे समस्त पदार्थ जिनमें भूपपड़ी का निर्माण हुआ है और चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो अथवा चिका की भांति मुलायम हो, सेल कहलाती हैं। यानी परिभाषा का मतलब क्या है कि वह सभी पदार्थ यानी जितने भी पदार्थ जिसका निर्माण पृथ्वी के भूपटल, ठीक है, या भूपपटी के बनने में जो है काम में आता है, वो सभी पदार्थ अब वो ग्रेनाइट की तरह कठोर भी हो सकते हैं और चीका मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। तो ये जो संगठित जो रूप है किनका, पदार्थों का, ये संगठित रूप ही क्या कहलाती हैं, सेल कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी। अगर हम सलिष्ट रूप से या मतलब पूरे व्याख्या के अनुसार देखें कि भूपपटी जो है वो विभिन्न खनिजों का मिश्रण होती है, ठीक है, और जो हमारा भूपटल होता है वो विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उन खनिजों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और इसी रूप को अपन क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और सेल जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली सेल होती है आग्नेय सेल, ठीक है, दूसरी आपकी होती है परतदार सेल और तीसरी आपकी होती है कायांतरिक सेल। तो ये 3 सेल जो हैं आपकी हैं। तो पहली सेल के बारे में अपन बात करते हैं, आग्नेय सेल। पृथ्वी के की बात करें अपन तो पृथ्वी के निर्माण के समय जो क्या था कि तप्त जो तरल मैग्मा या आप लावा बोल सकते हो, ठीक है, तो ये ठंडा होकर जमने से निर्मित जो सेल हैं वो सेलें जो हैं आग्नेय सेल कहलाई। तो आग्नेय सेल क्या होती हैं कि मैग्मा व लावा जो होता है उसके ठंडे होने पर जो सेल बनेगी वो सेल आग्नेय सेल कहलाएगी। और ये सेल जो है ना वो सबसे पहले बनी थी, ठीक है, क्योंकि जब अगर अपन पृथ्वी के अध्ययन करते हैं तो अपन देखते हैं कि पृथ्वी पहले एकदम पूरी तप्त थी, ठीक है। तो उस समय सारी चीज़ें जो थी वो मैग्मा या लावा के रूप में थी,
ठीक है, और उसी से ठंडा हुआ तो कौन सी चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टान बनी। अब ये आग्नेय जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये सबसे पहले बनी, इसलिए इन चट्टानों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बनने के कारण प्राथमिक सेल कहा जाता है आग्नेय सेलों को। आपको याद रखना है, आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो इन सेलों का निर्माण जो है सबसे पहले हुआ, तो अन्य जो जीवाश्म है, ठीक है, वो इसमें नहीं पाए जाते। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, जितनी भी सेलें हैं, सेल 3 प्रकार की बताई है ना मैंने आपको, आग्नेय सेल है, परतदार है और कायांतरित है। तो ये जो कायांतरित और परतदार सेलें हैं, उनका निर्माण जो है आग्नेय सेलों से ही हुआ है, या आप कह सकते हो कि आग्नेय सेल है अन्य सेलों की क्या है, जननी है। ठीक है, यानी उनसे आग्नेय सेलों से ही उन चट्टानों का जन्म हुआ है। इनके अंदर जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते, क्योंकि जीवाश्म क्या होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं। ठीक है, और आग्नेय सेलों का निर्माण सबसे पहले हुआ था, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर जीवन था ही नहीं। तो ऐसे में आग्नेय सेलों के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। भूपटल की बात करें तो ये जो है 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय सेलों का 95% भाग है। तो भूपटल के ऊपर सबसे ऊपर की बात करें तो 16 किलोमीटर की मोटाई में जो है, जो आग्नेय सेल हैं, उनका 95% जो है क्या है, भाग है। अब आग्नेय सेलों की अगर अपन बात करें तो आग्नेय सेलों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखो, पहली विशेषता है, इन सेलों में परतों का अभाव पाया जाता है, यानी आग्नेय सेलों में परत नहीं होती हैं। ठीक है, यानी जितनी भी मोटी होती है वो एक ही होती है, उसमें किसी प्रकार की दूसरी परत नहीं पाई जाएगी। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है, ये सेल जो होती है ना, अरंध्रीय होती है, यानी इसके अंदर रंध्र भी नहीं पाए जाते। दूसरा, ये जो सेलें होती हैं वो रवेदार होती हैं। अब रवा क्या होता है? तो रवा क्या होता है, जिस प्रकार से कपड़े में आता है ना, उसी प्रकार से चट्टानों में होता है। यानी लावा या मैग्मा के जो ठंडे होने की दर है, उसके हिसाब से ये रवे बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें रवे कहा जाता है। चौथा आपको अपन विशेषता देखते हैं, इन सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आग्नेय सेलों में जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो सेलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। ठीक है, यानी आग्नेय सेलें हैं वो बहुत ही कठोर होती हैं। छठा कारण है, इन सेलों पर रासायनिक अपक्षय की तुलना में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। तो ये जो चट्टानें हैं, इनमें रासायनिक अपक्षय क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन भौतिक अपक्षय है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अपक्षय जो है वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे संबंधित मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि अपक्षय क्या होता है और भौतिक और रासायनिक अपक्षय क्या होते हैं। तो उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ ये समझना है कि आग्नेय सेलों में रासायनिक अपक्षय है वो कि, या रासायनिक अपक्षय की तुलना में जो है भौतिक अपक्षय है वो अधिक होता है। इन सेलों में धात्विक खनिज मिलते हैं। तो ये सेल जो हैं लावा द्वारा या मैग्मा द्वारा निर्मित होती हैं, तो इस वजह से इनके अंदर ये पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है मैग्मा। ठीक है, और वही मैग्मा धरातल पर आता है और लावा के रूप में भिसता है। तो जाहिर सी बात है कि इन चट्टानों को पृथ्वी के केंद्र भाग में जो जितने भी खनिज हैं वो खनिज तत्व या जो धात्विक खनिज हैं तो वो इसके अंदर मिक्स होते हैं। तो इसलिए इसमें काफ़ी मात्रा में आपके क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, या धात्विक खनिज इनके अंदर काफ़ी मात्रा में होते हैं। इन सेलों की जो है रचना है, इनके रंग हैं, कणों की बनावट है, आकार है, निर्माण स्थल है, तो इसके आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण है वो किया जाता है। यानी रचना, कण, ठीक है, रंग, बनावट आदि के आकार पर जो है इन निर्माण स्थल, इस सभी के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए, सारणी जो है 6.1 में ये वर्गीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो पहला इसका वर्गीकरण की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो वो क्या है, तो पहला हो जाएगा आपका निर्माण स्थल के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी निर्माण स्थल के आधार पर, यानी जहाँ पर निर्माण होता है उसके आधार पर। तो ये उसके आधार पर ये जो है आपकी 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक आग्नेय सेल और बाह्य आग्नेय सेल। तो आंतरिक जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी सेलें जिनका निर्माण क्या होता है, मैग्मा
के नीचे जमने से, ठीक है, कहाँ, धरातल के नीचे जमने से जो है बनती हैं। और धरातल के नीचे मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होकर इन सेलों में बड़े आकार के रनवे बनाते हैं। और गहराई के अनुसार ये दो प्रकार की होती हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा कि आग्नेय सेलें जो हैं वो धरातल के नीचे मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं या जमने से बनती हैं। और धरातल के नीचे मैग्मा जो होता है ना वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, एक साथ ठंडा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। यानी जो ऊपर का भाग होगा ना वो सबसे पहले ठंडा होगा, फिर उससे नीचे वाला भाग ठंडा होगा, फिर उससे नीचे वाला भाग ठंडा होगा। तो ऐसे में जो है उसके ऊपर रवे हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़े आकार के रवे बनते हैं किसमें, आंतरिक आग्नेय सेलों में। अब इसके आधार पर भी जो है इसको जो है दो भागों में बांटा है। पहली हो जाएगी आपकी पातालीय और दूसरी हो जाएगी उपातालीय। तो पातालीय की बात करें तो मैग्मा जब है पृथ्वी के भीतर बहुत अधिक गहराई में, ठीक है, ठंडा होकर जमने से ये सेल बनती हैं। तो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा गहराई में, पाताल का मतलब आप समझ ही रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा गहराई में बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब ठंडा होता है और बहुत अधिक गहराई पर ठंडे होने की प्रक्रिया है वो धीमी होने के कारण इनमें रवे हैं वो बड़े आकार के बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गहराई में रहेंगी तो गहराई में भूगर्भ में पृथ्वी का तापमान है वो वैसे ही ज़्यादा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब तापमान होने के कारण ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जिसके कारण इनमें जो रवे हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। पातालीय सेलों का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो आपका ग्रेनाइट रहेगा। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो कि दो प्रकार से इसको बांटा है पहले आग्नेय सेलों को। पहला निर्माण स्थल के आधार पर, तो निर्माण स्थल के आधार पर बाह्य और आंतरिक दो होती हैं। आंतरिक को पुनः दो में बांटा गया है, पातालीय और अधिपातालीय, ठीक है। रासायनिक आधार पर ये जो है चार भागों में बटी हुई है, अम्लीय, मध्यवर्ती, अल्ट्रानिक और बेसिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने जो है चार्ट है आग्नेय सेलों के वर्गीकरण का। उसके बाद में अपन बात करते हैं उपातालीय। तो मैग्मा जो होता है वो धरातल के कुछ नीचे ही, ठीक है, यानी धरातल से ज़्यादा गहराई पे नहीं होता, नीचे जो दरार होती हैं या संधियाँ जो हैं वो होती हैं, ठीक है। उन संधियों में जो है लावा जो है या जो मैग्मा आपका है मैग्मा आपका जो है वो उन संधियों और दरारों में जमा हो जाता है। और कम समय लगने के कारण यानी यहाँ पर जो है धरातल के निकट तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैग्मा होता है वो शीघ्र ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से रवे कम छोटे बनते हैं, ठीक है। पातालीय में बड़े रवे बनते हैं, उपातालीय में छोटे रवे बनेंगे, ठीक है। और उपातालीय सेलों के जो रूप हैं, ठीक है, उसमें मैग्मा जो है कौन कौन से चट्टानों का निर्माण करता है या कौन कौन से तो इसमें आपकी फेकोलित हो जाएगी, लेकोलित हो जाएगी, लोपोलित हो जाएगी, डाइक हो जाएगी, सील हो जाएगी, आदि जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं उनका निर्माण करता है। कौन करता है, उपातालीय में जो मैग्मा होता है वो। अब अपन बात करते हैं बाह्य चट्टान की। तो बाह्य आग्नेय चट्टानें जो होती हैं या सेल जो होती हैं, ये सेलें जो हैं धरातल के ऊपर लावा के ठंडे होकर जमने से बनती हैं, ठीक है। तो बाह्य से सीधा सा मतलब हो रहा है कि आंतरिक का मतलब था पृथ्वी के अंदर, बाह्य का मतलब पृथ्वी के बाहर। तो मैग्मा जो है वो धरातल के ऊपर लावे के रूप में बिछ जाता है और उसके ठंडे होने से जो है ये बनता है। लावा जल्दी ठंडे होने से इनमें रवों का आकार बड़ा होता है। यहाँ पर अब पृथ्वी के बाहर टेम्परेचर और कम हो जाएगा तो लावा जो है तेज़ गति से ठंडा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आपके हैं वो रवे बड़े आकार के रवे बनेंगे। और ग्रेबो और बेसाल्ट जो है बाह्य चट्टानों के सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। तो ये आग्नेय सेलों के बारे में। अब अपन रासायनिक आधार पर जो है आग्नेय सेलों का वर्गीकरण करते हैं। अभी अपन ने किया था निर्माण स्थल के आधार पर। तो इसमें मोस्टली चार होते हैं। पहला आपका होता है अम्लीय सेलें। इन सेलों में जो होता है, अब अम्लीय सेल किसे कहते हैं तो नॉर्मली आपको याद रखना है, अम्लीय आग्नेय चट्टानें जो हैं या सेलें हैं उनके अंदर सिलिका की मात्रा 65% से अधिक पाई जाती है, ठीक है। और ये कठोर और मजबूत होती है और ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। यानी ग्रेनाइट है वो कौन सी चट्टान का उदाहरण है, अम्लीय चट्टान का उदाहरण है। सिलिका की मात्रा 65% से अधिक रहेगी और कठोर होती हैं। दूसरा होता है आपका पेटिक या इसको आप बेसिक सेल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन सेलों में जो है सिलिका की मात्रा है वो 45 से 55 के बीच में होती है और ये क्षारीय होती हैं, ठीक है। ये चट्टानें कैसी होती हैं, क्षारीय होती हैं, ठीक है।
तो इसमें सिलिका की मात्रा को आपको यह ध्यान रखना है 45 से 55। बेसाल्ट और ग्रेबो जो है इसका अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में आती है मध्यवर्ती सेलें। इन सेलों में सिलिका की जो मात्रा होती है वो अम्लीय और पेठिक सेलों के मध्य की होती है। ठीक है, तो पहले में कितनी थी? 65% सिलिका थी ना, 65% सिलिका थी। दूसरे में 45 से 55। ठीक है, ये थी। अब इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या रह गया? तो इसमें आप ये मान सकते हो 60 से 65 के बीच में क्या होती है? सिलिका होती है। किस में होती है? मध्यवर्ती में। ठीक है, तो मध्यवर्ती चट्टानों में जो सिलिका की मात्रा है वो कितनी रहेगी? 60 से 65 के बीच में जो है सिलिका की मात्रा रहती है। ये आपकी अम्लीय में रहती है, ये आपकी कौन सी में रहेगी? बेसिक चट्टानों में या पेठिक चट्टानों में रहेगी। और ये आपकी जो नंबर 3 पर आपको दिख रहा है ये आपकी रहेगी मध्यवर्ती में। ठीक है, तो ये इसमें आपकी जो है सिलिका की मात्रा रहेगी। डोयोराइट जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में आता है अल्ट्रापेठिक। ठीक है, तो अल्ट्रा बेसिक क्या होता है? इनमें जो है सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। ठीक है, और पेरियोडाइट जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर अम्लीय की अगर अपन बात करें तो चट्टानों में पहली जो चट्टान है, पहली चट्टान की अगर अपन बात करें, ठीक है, पहली कौन सी थी? पहली थी अम्लीय। अम्लीय में सिलिका की मात्रा 65 होती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी थी पेठिक। ठीक है, तो पेठिक में कितनी थी? 45 से 55%। ठीक है, फिर तीसरी मध्यवर्ती चट्टान है, तो इसमें 60 से 65 के बीच में, ठीक है, जो है क्या पाई जाती है? या आप यहाँ पर 60, अगर 65 भी याद नहीं रखो आप तो सिर्फ 60 याद रख सकते हो कि कितनी सिलिका की मात्रा है? 60 है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और लास्ट वाली में आपकी 45 रह जाएगी। अब मैग्मा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बेसाल्टिक। इसका तापमान जो होता है 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज़्यादा गर्म जो मैग्मा है ये होता है। उसके बाद में होता है एडियासाइटिक। तो एडियासाइटिक जो है उसके अंदर आपका 800 से 1000 जो सेल्सियस जो है वो रहता है। पहले में आपका 1000 से 1200 सेल्सियस रहेगा, दूसरे में 800 से 1000 रहेगा, और उसके बाद में आता है रायोलेटिक। इसका तापमान जो होता है वो 650 से 800 सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। ये मैग्मा के जो है प्रमुख प्रकार हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे अब भी नेक्स्ट चट्टान की, जिसे परतदार सेल कहते हैं। तो परतदार सेल की बात करें तो इनकी उत्पत्ति जो है वो अनाच्छादन की शक्तियों द्वारा हुई है। ठीक है, यानी परतदार चट्टानों के निर्माण में अनाच्छादन की जो शक्तियां हैं वो जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से अपक्षय और अपरदन द्वारा सेलें टूटकर उसी स्थान या अन्यत्र जाकर जमा हो जाती हैं, और इन सेलों द्वारा जो है प्राप्त जो चूर्ण होता है उसमें जीवाश्म वनस्पति के अंश एक परत के रूप में ऊपर जमा हो जाते हैं, और इनसे निर्मित जो सेलें होती हैं वो अवसादी सेलें कहलाती हैं। ठीक है, तो आ गया समझ में अवसादी सेलें क्या होती हैं कि क्या होता है? अनाच्छादन की क्रिया से अपरदन और अपक्षय होता है, और अपरदन और अपक्षय होने की वजह से चट्टानें जो हैं वो टूट जाती हैं। अब या तो ये जहाँ टूटती हैं उसी स्थान पर या अन्यत्र, ठीक है, किसी माध्यम से, ठीक है, जैसे वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से वो दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है? ये उनकी परत हो जाती है, उनके ऊपर फिर जीवाश्म वनस्पति अंश आदि की परतें उसके ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सेल बनती हैं इस सेल को अवसादी सेल कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण अवसादों से होता है। ठीक है, और जो सेल भूपृष्ठ है उसका जो है 75% भाग पर विस्तृत है। अगर सेल के भूपृष्ठ की बात करें तो 75% भाग है वो अकेली परतदार चट्टानों का है या अवसादी चट्टानों का है। याद रखना है, अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान एक ही होती हैं। ठीक है, इनके अंदर परत पाई जाती है इसलिए इनको परतदार कहा जाता है। ये अवसाद द्वारा बनती है इसलिए इनको अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। विशेषताओं की बात करें तो इन सेलों में अनेक परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा कि इनके अंदर परतें हैं वो
बहुत सारी पाई जाती हैं, अनेकों परतें इनके अंदर होती हैं। दूसरा है, ये जो सेलें होती हैं वो रंध्र युक्त होती हैं, यानी इनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि इन सेलों की जो परतें होती हैं उनके मध्य जीवाश्म मिलते हैं, यानी इन सेलों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, इन सेलों का अपरदन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती, इस कारण से इनका जो अपरदन है वो बहुत तेज़ होता है, और ये जो है प्राय मुलायम होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो है अपवर्धन आसानी से हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता। अब अपन बात करें अवसादी सेलों के निर्माण में जो है अनेक प्रकार के पदार्थ व अवसाद होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो अवसाद और हैं तो उन पदार्थ और अवसादों से इनका निर्माण होता है, और इनका निर्माण प्रक्रम है जो है वो एक जो है इन पदार्थों द्वारा या अवसादों द्वारा जो है विकसित होता है। अतः अवसादी सेलों का वर्गीकरण है वो निम्न आधार पर किया जा सकता है। तो पहला आपका हो जाएगा निर्माण में उपयुक्त अवसादों के अनुसार। तो पहला जो वर्गीकरण है वो निर्माण में प्रयुक्त अवसादों के अनुसार, यानी परतदार या अवसादी चट्टानें बनने पर जिन पदार्थों का उपयोग हुआ है तो उसके अनुसार जो है। तो इसमें आपके पहला आपका है सेल चूर्ण से निर्मित। अपक्षय व अपरदन क्रिया से प्राप्त सेल चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, सेल चूर्ण से निर्मित हो जाएगा, यानी सेलों का चूर्ण जो अपक्षय और अपरदन की वजह से जो चट्टानें टूटती हैं उन चट्टानों से जो सेल चूर्ण प्राप्त होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन परतों के रूप में जमा होते रहते हैं, ठीक है। और कालांतर में ये संगठित होकर अवसादी सेलों का रूप धारण कर लेता है। बालू का पत्थर जो है वो इसका उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा कांग्लोमेरेट जो है, चीका मिट्टी है, इसके अलावा लोहे से इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। किस आधार पर? सेल चूर्ण के आधार पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो परतदार जो चट्टानें हैं उन परतदार चट्टानों के कुछ जो वर्गीकरण है वो पहला है प्रयुक्त अवसादों के साथ, तो चट्टानी चूर्ण है, जैविक तत्व है, उसके बाद में रासायनिक तत्व हैं, ठीक है। और निर्माण में प्रयुक्त साधन के जलज, वायोड और ये हिमानीकृत है, हिमाली नहीं है, ये हिमानीकृत है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो गलती है वो हो जाती है क्योंकि लगातार जो है टाइपिंग जो है वो शुद्ध नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी गलतियों को आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वायोड है, और पहला जो आपका है वायोड है और दूसरा आपका हिमानीकृत है, ठीक है। तो जैविक तत्वों के आधार पर अपन पढ़ते हैं। तो जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी सेलें यानी जिनके अंदर जीव जंतु एवं वनस्पति के अंश जो है इन सेलों में जो है प्रधानता होती है, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जैविक तत्व जो हैं उसमें क्या होगा कि जीव या वनस्पति अंश होती है ना, इनकी प्रधानता होती है यानी अधिकता होती है, और इस आधार पर इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चूना प्रधान सेलें। चूना प्रधान जीव जंतुओं के अवशेषों तथा जल से घुले हुए चूने के प्रभाव से ये सेल बनती है। डोलोमाइट इसी प्रकार की सेल है। तो पहली चूना प्रधान सेल जो है वो क्या होगी कि जीव जंतुओं के अवशेषों, ठीक है, ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर चूना प्रधान होते हैं, ठीक है, यानी चूना प्रधान जीव जंतु या जो पानी में घुला हुआ जो चूना होता है उसके प्रभाव से ये सेल बनती हैं, तो उन्हें जो है चूना प्रधान सेलें कहा जाएगा। डोलोमाइट इसी प्रकार का एक अच्छा उदाहरण है आपका। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, दूसरी तो है वो आपका है कार्बन प्रधान सेलें। उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में वनस्पति के अवसादों की परतों के दबने से कई प्रकार की सेलें बनती हैं। कोलायुक्त सेलों में इसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन प्रधान सेलें कौन सी होती हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि वनस्पति जो है वो अवसाद की परतों के रूप में दबने से, उनके ऊपर दाब और ताप जो है पड़ने से जो वनस्पति होती है वो कार्बन में बदल जाती है। तो ऐसी सेलों को आप कार्बन प्रधान सेलें कहेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोयला युक्त सेलें, यानी जिन अवसादी सेलों में कोयला पाया जाता है वो कौन सी होंगी? कार्बन प्रधान जो है कार्बन प्रधान सेलें जो हैं वो कहलाएंगी। और तीसरी आपकी इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी जो होती है, क्योंकि यहाँ पर छूट गया, ठीक है,
नहीं लिख सका इस वजह से, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या रहेगा, अकार्बनिक होती हैं, यानी ऐसे वनस्पति यानी या जीव जो क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता और उनसे निर्मित होने वाली सेल अकार्बनिक सेलें कहलाती हैं। उसके बाद में आता है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें। तो रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें यानी बहता जल मार्ग में जो, अब जब जल बहता है तो अपने मार्ग में विभिन्न प्रकार की जो घुलनशील सेलें होती हैं उनकी स्थिति की दशा में जो है उनको क्या अपने साथ घोलकर प्रवाहित करके ले जाता है, यानी बहा कर ले जाता है और उसको किसी दूसरे स्थान पर जाकर क्या कर देगा, जमा कर देता है, जिससे सेलों का निर्माण होता है। और ऐसी सेलें जो हैं कौन कौन सी हैं, खड़िया मिट्टी है, सेल खड़ी है, नमक जो है, इस प्रकार की सेलों के प्रमुख उदाहरण। यानी ऐसी जो तत्व है जो जल में घुलकर अन्यत्र चले जाते हैं और जल उनको दूसरे अन्यत्र स्थान या दूसरे स्थान पर जो है जमा कर देता है, तो उनके बनने से जो निर्मित चट्टानें होंगी वो रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें कहलाएंगी। दूसरा आता है निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर। तो पहला अपन ने पढ़ा अवसाद के आधार पर और अब पढ़ेंगे अपन साधन के आधार पर। तो पहला है जल निर्मित सेलें। इसका निर्माण जलीय भागों में अवसादों के निक्षेप से होता है। जमाव स्थल के आधार पर इन सेलों को 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जल की वजह से, भाई यहाँ पर साधन की बात है तो जल यहाँ पर साधन का काम कर रहा है। तो जल क्या करता है, मैंने आपको भी पहले बताया था कि जल अपने साथ जो है विभिन्न प्रकार की जो है अवसादों को बहाकर ले जाता है और उन्हें दूसरे स्थान पर जमा कर देता है, ठीक है। तो ऐसी जो चट्टानें होंगी जो जल की वजह से उत्पन्न होती हैं या जल की वजह से बनती हैं, ऐसी चट्टानों को जल निर्मित सेलें कहा जाएगा, ठीक है, या जलज सेलें कहा जाएगा। और ये 3 प्रकार की होती हैं, सागरीकृत सेल, झीलकृत सेल और नदीकृत सेल, ठीक है। यानी ऐसी जो चट्टानें वो नदियों के किनारे भी पाई जाती हैं, झीलों के किनारे और समुद्र के किनारे भी पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे वो पाई जाती हैं उनका नामकरण उसी आधार पर हो गया है। तो इस आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद में आता है वायु निर्मित, इसको वायु भी आप कह सकते हो। तो ऐसी सेलें जो है वायु द्वारा जो है उनके कणों का जो है परिवहन और निक्षेप से बनती हैं। यानी वायु क्या करती है, आपने देखा होगा मोस्टली जो है रेगिस्तानी भाग में, तो यहाँ पर जब भी हवा तेज़ चलती है तो मिट्टी जो है एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहाँ पर दूसरे स्थान पर जाकर चली जाती है और वहाँ पर जाकर निक्षेपित हो जाती है, ठीक है, यानी जमा हो जाती है, ठीक है। तो इससे भी एक परत का निर्माण होता है जिसे वायु निर्मित परत कहते हैं या वायु द्वारा निर्मित सेल कहते हैं। और लोएस जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपका चीन में पाया जाता है, ठीक है, लोएस का मैदान, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हैं कि मंगोलिया के मरुस्थल से मिट्टी उड़कर जो है वो उत्तरी चीन में जो है जमा हो जाती है और उससे निर्मित जो भाग है वो लोएस कहलाता है। उसके बाद में आती है हिमानी निर्मित सेलें। ये सेल जो होती है ना वो हिमानी यानी बर्फ़ द्वारा कंकड़ गोलाश्म के जो परिवहन और निक्षेप से बनती है, जिसे हिमोड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हिमानी द्वारा जो है कंकड़ पत्थर आदि को अपने साथ ले जाकर जो है वो एकत्रित कर देती है और उसकी वजह से जो सेल बनेगी वो हिमानीकृत सेल या हिमोडक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट और अपनी लास्ट जो चट्टान है वो आती है कायांतरित सेल, ठीक है। कायांतरित सेल जो होती है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि मौलिक सेल में जो है विघटन या वियोजन के बिना उसके गुण और संरचना में जो है मूलभूत परिवर्तन से बनी विभिन्न प्रकार की सेलें कायांतरिक सेल कहलाती हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो अपवर्तन सेलों में पदार्थों का जो है वियोजन और विखंडन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मूल चट्टान होती है ना वो उसका ना तो वो टूटती है ना, यानी ना तो उसका अपक्षय होता है और ना ही उसका अपवर्तन होता है। इन दोनों के बिना उसका जो गुण और संरचना होती है ना उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जो परिवर्तन उसमें हो जाता है और परिवर्तन होने के बाद वो चट्टान कौन सी चट्टान कहलाएगी, कायांतरित चट्टान है वो कहलाती हैं। ये सेलें जो होती हैं वो आग्नेय सेल, अवसादी सेल या कायांतरित सेल भी हो सकती हैं। यानी कायांतरित सेलों का निर्माण है वो आग्नेय सेलों से भी हो सकता है, परतदार या अवसादी चट्टानों से भी हो सेलों से भी हो सकता है, या फिर कायांतरण का दोबारा कायांतरण भी हो सकता है, ठीक है। तो
ये तीनों ही प्रकार की जो आपकी सेलें हैं उन तीनों के रूप में परिवर्तन होना, ठीक है, क्या कहलाएगा, कायांतरित चट्टान कहलाएगा। इनको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, यानी रूप में परिवर्तन। कायांतरित का मतलब काया में जो है परिवर्तन, ठीक है। तो ये कायांतरण जो है जल की वजह से हो सकता है, ताप की वजह से हो सकता है और दबाव की वजह से हो सकता है, या तीनों प्रभाव से हो सकता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन है वो किसी भी प्रभाव से हो सकता है, जल से हो सकता है, तापमान से हो सकता है, दबाव से हो सकता है, या तीनों का संयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर आइए आगे। तो अपन बात करें तो ये जो सेलें होती हैं, इन सेलों की विशेषताओं की अगर अपन बात करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, कायांतरित सेलों की विशेषताएं, ठीक है। कायांतरित चट्टान क्या होता है ये समझ में आई गया आपके। तो अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है, ये सेलें जो होती हैं ना ये गौण होती हैं, ठीक है। ये गौण सेलें होती हैं क्योंकि इनका निर्माण अन्य सेलों के कायांतरण अथवा रूप परिवर्तन से होता है, ठीक है। तो ये सेलें हैं वो बहुत ही कम क्षेत्र में पाई जाती हैं। और क्यों, अब ये क्यों पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो दूसरी चट्टान के कायांतरण या रूप परिवर्तन की वजह से होता है। ये जो है मौलिक सेलों की अपेक्षा अधिक संगठित और कठोर होती हैं, यानी ये जो चट्टान है वो जिस भी चट्टान से बनी है उस चट्टान की तुलना में ये ज़्यादा क्या होंगी, संगठित होंगी और ज़्यादा कठोर होंगी। इनमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, अतः ये सेलें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनके अंदर जो है धात्विक खनिज जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से ये आर्थिक दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये सेलें भी क्या होती हैं, अरंध्रपूर्ण होती हैं, यानी आग्नेय सेलों की तरह इनके अंदर भी जो रंध्र हैं वो नहीं पाए जाते। सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो रूपांतरण को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला आपका है तापीय रूपांतरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, और जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ना तो उस समय जो सेल जो होती है ना वो मैग्मा के संपर्क में आती है। भाई जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो लावा अंदर से निकलेगा, ठीक है। तो वो जो उसके रास्ते में जितनी भी चट्टानें आएंगी उन या सेलें आएंगी तो उन सेलों को क्या है, स्पर्श करता हुआ ही निकलेगा। ये तो है नहीं कि बिना स्पर्श किए बगैर निकले, तो वो तो निकलेगा। तो स्पर्श करने की वजह से क्या होता है कि संपर्क हो गया, यानी संपर्क जो है वो होता ही है। तो अब इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी नली के आसपास की जो सेलें होती है ना वहाँ पर उच्च तापमान के कारण, क्योंकि लावा मैंने आपको भी पढ़े थे ना अपन ने लावा की उसका टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कायांतरण हो जाता है, और इसे तापीय या जो है सहस्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वो रूपांतरण को आप या तो तापीय रूपांतरण कह सकते हो या सहस्पर्शीय रूपांतरण कह सकते हो, जो ताप की वजह से होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका होता है गतिज या क्षेत्रीय कायांतरण। अब इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वो क्रियाएं एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती हैं, एक बड़े क्षेत्र में घटित होती हैं। इसमें संपीड़न तथा ताप दोनों का प्रभाव होता है, यानी इसके अंदर जो है संपीड़न भी हो सकता है, ताप भी हो सकता है, यानी दाब भी हो सकता है और ताप भी हो सकता है, दोनों का प्रभाव होता है। और इस कारण जो रूपांतरण प्राय मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ताप और जो दाब है वो आपको कहाँ मिलेगा, जो मोड़दार पर्वत हैं या वलित पर्वत हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टानें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसमें हो गया ताप और दाब की वजह से, गतिज या क्षेत्रीय कायांतरण में ताप और दाब की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनमें कायांतरण होता है। उसके बाद में होता है जलीय रूपांतरण। तो जलीय रूपांतरण ऐसा रूपांतरण है जल के साथ जो है जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना वो मिलने से घोल रूप में सेल जो है वो खनिज में परिवर्तन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जल जो है वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है, और घोलने के बाद उसमें रासायनिक क्रिया की वजह से क्या होता है वो दूसरे खनिज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो खनिज जो परिवर्तन आता है वो भी आपका इसमें रहेगा। उसके बाद में होता है ताप जलीय रूपांतरण। अब इसमें ताप और जल दोनों एक साथ काम करेंगे। जब सेल जो होती है ना उसमें उनके ऊपर जो है गर्म जल होता है, तब जो है दबाव और जल वाष्प से जो है सेलों में किसी भी प्रकार का या इस प्रकार का रूपांतरण होता है, तो ये गर्म जल की वजह से होता है, ठीक है। अब कायांतरित सेलों के वर्गीकरण में देखें तो मौलिक सेल जिनके
रूपांतरण से रूपांतरित सेलें बनी, इनके आधार पर सेलों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ मौलिक सेलें दी हुई हैं और उनके रूपांतरण सेलें जो है वो। तो पहले आप देखो आग्नेय सेल। आग्नेय सेल कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट और ग्रेबो, ये तीनों कौन सी हैं? आग्नेय सेल। अब इनके रूपांतरण देखते हैं अपन। तो ग्रेनाइट जो होती है ना, अगर उसका रूपांतरण होता है तो ग्रेनाइट क्या बनेगी? निस बनेगी। बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में बदलेगी। ग्रेबो जो है वो सर्पेंटाइन में बदलेगी, ठीक है। इसके अलावा परतदार सेलें दी हुई है। बलुआ पत्थर है वो क्वार्टजाइट में बदलता है। चूना पत्थर है वो संगमरमर में। चूना पत्थर पर अगर बहुत ज़्यादा दबाव लग जाता है ताप या दाब की वजह से, तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल जो होती है वो स्लेट में बदलती है। कोयला जो होता है ना, वो ग्रेफाइट या हीरे में बदल सकता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी कायांतरिक चट्टानें हैं जिनका भी कायांतरण होता है, जैसे स्लेट। स्लेट देखो, सेल से जो है क्या बनती है? स्लेट बनती है। अब स्लेट से सिस्ट बनती है, ठीक है, यानी स्लेट का भी कायांतरण हो सकता है। और फिर सिस्ट का भी कायांतरण होता है और फाइलाइट बनती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैंने तीनों ही सेलों के उदाहरण दे दिए हैं कि तीनों ही सेलों का कायांतरण हो सकता है, ठीक है। अवसादी का भी हो सकता है, आग्नेय का भी हो सकता है और खुद कायांतरण चट्टान का भी कायांतरण हो सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो, भूपपड़ी में विभिन्न खनिजों के मिश्रण के ठोस रूप को सेल कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भूपटल के ऊपर जो खनिजों का मिश्रण होता है, वो खनिजों का जो मिश्रण होता है उसकी जो ठोस अवस्था होती है वही सेल कहलाती है। सेल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, परतदार एवं कायांतरित। पृथ्वी के निर्माण में के समय जो है तप्त तरल मेग्मा ठंडा होकर जमने से निर्मित जो सेलें हैं वो आग्नेय सेल कहलाई है, ठीक है। आग्नेय सेलें होती हैं वो परत रहित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं, एरंध्री होती हैं तथा धात्विक खनिजों से युक्त होती हैं, ठीक है। ये विशेषता आपकी रह गई आग्नेय सेलों की। उसके बाद में आती है परतदार सेलें। तो ये जो है परत युक्त होती हैं, जीवाश्म युक्त होती हैं, रंध्र युक्त होती हैं, अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में नंबर 6 आपका जो आ जाएगा वो है जल, ताप व दाब के प्रभाव से मौलिक सेलों में परिवर्तन। जल की वजह से, ताप की वजह से, दाब की वजह से जो मूल सेलें होती हैं उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है और वही सेलें कायांतरिक सेल कहलाती हैं। और ये सेलें जो होती हैं संगठित होती हैं, धात्विक होती हैं और कठोर भी होती हैं। आप इसमें और ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी सेलें जो हैं वो रही। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।